नमस्कार दोस्तों आज की जो वीडियो है ना वो बिल्कुल प्रैक्टिकल केस के ऊपर है। हर एनजीओ की प्रॉब्लम है सर फंडिंग दिलाइए, फंडिंग होनी चाहिए और होनी भी चाहिए क्योंकि आप पे और सोर्सेज ऑफ इनकम कहाँ से आएगा, आप कोई कमर्शियल एक्टिविटी तो करते नहीं है। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि जब आप एनजीओ बनाते हैं और जिन एनजीओ को फंड नहीं मिल रहा उसमें एक मेजर फैक्टर होता है कि आपकी ड्राफ्टिंग जो बायलॉज होते हैं ना उसमें इतने मेजर डिफेक्ट होते हैं कि आपकी फंडिंग तक भी इफेक्ट हो जाती है। मैं हमेशा कहता हूं कि एनजीओ में 3 पार्ट होते हैं। नंबर 1 फॉर्मेशन ऑफ एनजीओ, सेकंड गवर्नमेंट कंप्लायंसेस एंड रजिस्ट्रेशन एंड थर्ड फंडिंग। और इनका सीक्वेंस है, पहले फॉर्मेशन आपका परफेक्ट होना चाहिए, फिर रजिस्ट्रेशन आपके परफेक्ट होने चाहिए और फिर आपको फंडिंग के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। जिन एनजीओ में तीनों पार्ट बिल्कुल परफेक्ट चलते हैं उन एनजीओ में फंडिंग की बहुत कम प्रॉब्लम होती है, उन्हें फंडिंग अच्छी तरह से मिल जाती है। आज मैं इस वीडियो के थ्रू आपको फर्स्ट पार्ट कि एनजीओ के जब आप बायलॉज ड्राफ्ट करें, चाहे आपकी सोसाइटी हो, चाहे आपकी ट्रस्ट हो और चाहे आपकी सेक्शन 8 कंपनी हो, आपको ड्राफ्टिंग करते हुए किन बातों का ध्यान रखना है। दोस्तों मोस्टली केस में मैंने ये देखा कि आप नॉन प्रोफेशनल बंदों से ड्राफ्टिंग कराते हैं, सोसाइटी बनवा लेते हैं, ट्रस्ट बनवा लेते हैं और सेक्शन 8 कंपनी बनवा लेते हैं। तीनों में से कोई भी बनवाते हैं तो नॉन प्रोफेशनल से थोड़ा सा पैसे के लालच में आप दलालों के बीच में फंस जाते हैं। नॉट प्रोफेशनल से नहीं, दलालों से। और वो कुछ ऐसा होता है, कोई आपको बीमारी है और आप डॉक्टर से ना लेके किसी कंपाउंडर से ले लेते हैं। दोस्तों उसका जो इफेक्ट है, जो मेरे सामने से केस आए हैं, मैं आपको नॉलेज शेयर करता हूं जिससे वो आपके लिए यूजफुल रहे। दोस्तों मैंने आपसे कहा कि फंडिंग के लिए या लीगल कंप्लायंसेस के लिए पहला एक्शन है आपका ड्राफ्टिंग करना और सेकंड है रजिस्ट्रेशन और तीसरा फंडिंग। तो अगर आपकी ड्राफ्टिंग परफेक्ट है ना तो लीगल कंप्लायंसेस में दिक्कत आएगी, 12A, ATG, FCRA, 35AC अदर जो रजिस्ट्रेशन है और वो मिल जाएंगे तो आपको फंडिंग प्रॉपर मिल जाएगी। लेकिन 90% केसों में आपकी ड्राफ्टिंग डिफेक्टिव होती है। किन पॉइंटों का आपको ध्यान रखना है मैं वो बताने जा रहा हूं। दोस्तों ड्राफ्टिंग करते हुए आपके बायलॉज में सबसे ज्यादा आपको टाइम देना है, सबसे ज्यादा उसे रीड करने हैं और सबसे ज्यादा प्रोफेशनल वे में वो बने रहने चाहिए। मैंने देखे कितनी ड्राफ्टिंग सोसाइटी की होती है, ऐसी कट कॉपी पेस्ट करी, किसी की उठाई, बस नाम चेंज करा, उसे रजिस्टर्ड करा दिया और ये भी नहीं पता होता कि आपको करना है एजुकेशन, करना है एनवायरमेंट और उसमें सोलर एनर्जी के ऑब्जेक्टिव डले हुए हैं। ऐसे ऑब्जेक्टिव डले हैं जो आप कभी करोगे भी नहीं, ऐसे ऑब्जेक्टिव डले हुए हैं। दूसरा, अगर आप सोसाइटी के केस में मैं आपको बात करूं, आपने बायलॉज को ड्राफ्टिंग करा, बिल्कुल करा, उसमें मेंबरशिप लो। नॉर्मली क्या गलती करते हैं लोग, उसमें डाल देते हैं कि मेंबरशिप 100 रुपए। अब भाई साहब जैसे ही आप मेंबरशिप डालोगे ना 100 रुपए, जितने भी मेंबर बनेंगे सबको वोटिंग राइट का अधिकार हो गया। लेकिन जब अगर आप प्रोफेशनली ड्राफ्ट करेंगे, व्हाट आई विल एडवाइज, आप वहां पे मेंबरशिप को खोलो कि इतने तरह की हमारी मेंबरशिप है, एनुअल मेंबरशिप ये है, मंथली मेंबरशिप ये है, वॉलंटियर मेंबरशिप ये है। और जब मेंबरशिप उनसे लो, फॉर्म भरवाओ, क्लियर कट उसमें लिखो आपको वोटिंग राइट का अधिकार नहीं है, आप केवल वॉलंटियर मेंबर है। ये ड्राफ्टिंग करते हुए आपको ध्यान रखना है। तीसरी चीज क्या होती है, जब आप सोसाइटी बनाते हैं तो आपको इलेक्शन हर साल करने पड़ते हैं। मैंने अपनी कितनी वीडियो में बताया है। दोस्तों हर व्यक्ति की उम्मीद होती है कि पैसा मैंने लगाया, टाइम मैंने दिया है तो मैं उसका प्रेसिडेंट बनूं, मेरे हाथ में सबसे ज्यादा पावर हो। अब क्या करेंगे, नॉर्मली जब ड्राफ्टिंग करेंगे आप तो उसमें लिख दिया जाता है कि हर साल इलेक्शन होंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक बहुत टेक्निकल और बहुत एक्सपीरियंस चीज बता रहा हूँ। इस प्रोविजन को यहाँ पे चेंज करके आप ऐसा कर सकते हैं कि भाई हम जो इलेक्शन करेंगे 5 ईयर्स में करेंगे या 3 ईयर्स में करेंगे, तो आप 3 साल तक या 5 साल तक ऑटोमेटिकली प्रेसिडेंट बने रहेंगे। आप समझ रहे हैं किस तरह से ड्राफ्टिंग करते हुए एक एक पॉइंट कितना इंपॉर्टेंट है। और आगे चीज है दोस्तों, जब आप एक एनजीओ बना लेते हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, कंप्लायंसेस करने पड़ते हैं। 12A मोस्ट इंपॉर्टेंट रजिस्ट्रेशन जो आपकी इनकम को एग्जामिन करता है, ATG जो डोनेशन के लिए होता है, FCRA जो आप इंटरनेशनल डोनेशन लेते हैं उसके लिए जरूरी होता है। और ये सारे आपकी ड्राफ्टिंग पे डिपेंड करते हैं। मोस्टली केस रिजेक्ट हो जाते हैं गलत ड्राफ्टिंग की वजह से। दोस्तों सोसाइटी की ड्राफ्टिंग करें, उसमें 4-5 पॉइंट ऐसे होते हैं, अगर वो नहीं हुए तो आपको 12A का जो सर्टिफिकेट है वो आपको मिलेगा नहीं, वो रिजेक्ट हो जाता है। वो क्या पॉइंट है दोस्तों, एक प्रोविजन होता है, चाहे आप सोसाइटी बनाए, ट्रस्ट बनाए या सेक्शन 8 कंपनी बनाए, तीनों में मैं आपको बता रहा हूं। ये जो मैं प्रोविजन बताऊंगा वो तीनों के लिए एप्लीकेबल है। कि एक डिसोल्यूशन क्लोज होता है कि उसमें लिखना होता है कि एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑल द एसेट्स एंड लायबिलिटी विल बी ट्रांसफर्ड टू द अदर इंस्टीट्यूशन हैविंग द सिमिलर ऑब्जेक्टिव। ये कंपल्सरी प्रोविजन होना चाहिए, तब आपको 12A ATG में इसकी नेसेसरी कंडीशन होती है और एक रजिस्ट्रेशन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। लेकिन मैंने कितनी ही ट्रस्ट में, कितनी एनजीओ में देखा ये प्रोविजन ही नहीं होता। दूसरा पॉइंट ये होता है कि एक सेक्शन 13(1)(c) होता है। उसमें क्या होता है दोस्तों, ये इनकम टैक्स का सेक्शन है और इस सेक्शन में लिखा हुआ है कि आप जो एनजीओ बना रहे हैं उसका बेनिफिट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसी भी मेंबर को नहीं जाएगा। वो मेंबर बेनिफिट नहीं उठाएंगे, लोग बेनिफिट उठाएंगे। तो उसमें हमें एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज लिखनी होती है कि नोट द बेनिफिट ऑफ दिस ट्रस्ट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली विल नॉट बी ट्रांसफर्ड
टू द ट्रस्टी ऑफ दिस ट्रस्ट या मेंबर ऑफ द ट्रस्टी और रिलेटिव ऑफ दिस ट्रस्टी, ऐसे लिखना होता है स्टैंडर्ड लैंग्वेज में एज पर सेक्शन 13(1)(c) ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। और मैं जो बता रहा हूँ ना, अगर आप एनजीओ चला रहे हैं तो अपने जाके देख लेना अपने बाईलॉज में, ये प्रोविजन 100% बता रहा हूँ होंगे ही नहीं। अगर आप ड्राफ्टिंग करते हुए एक छोटा सा ये लिख दें कि द ट्रस्ट और आवर ऑर्गेनाइजेशन कैन अप्लाई एनी CSR फंड एज कवर्ड अंडर सेक्शन 135 ऑफ द कंपनीज एक्ट। दोस्तों कंपनीज एक्ट के 135 में ये बताया हुआ है कि CSR किन किन एक्टिविटी पे हो सकता है, तो ऑटोमेटिकली एक ही सेंटेंस ने आपको अनलिमिटेड एक्टिविटी कवर कर दी, जिससे आपको CSR के लिए प्रपोजल लगा सकते हैं और CSR का फंड ले सकते हैं। तो दोस्तों ड्राफ्टिंग करते हुए आप पूरा ध्यान दीजिए, पूरा प्रोफेशनल वे में कीजिए। दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ आने वाला टाइम एनजीओज का है। एक टाइम था रियल एस्टेट का, एक टाइम था IT सेक्टर का, अब टाइम आपने देखा होगा एनजीओ बहुत तेजी से ग्रो हुई है। क्यों? देश डेवलप कर रहा है, देश दिन प्रतिदिन इकोनॉमी डेवलप कर रही है और गवर्नमेंट का फोकस होता है। और एनजीओ के बारे में ये कहा जाता है अगर देश डेवलप करता है तो एनजीओ का उसमें इंपॉर्टेंट रोल रहता है डेवलपमेंट में। मैं आपको सही बता रहा हूँ दोस्तों, आपको पता है ना पता हो। तो दोस्तों जब भी आप अपनी एनजीओ बनाएं तो ड्राफ्टिंग पे पूरा ध्यान रखें, प्रोफेशनली बनवाएं, किसी भी दलाल के चक्कर में ना पड़ें, मेरी ये एडवाइस है। क्यों? कितनी ड्राफ्टिंग आती हैं जो कट कॉपी पेस्ट करके होती हैं। अब उन्होंने तो रजिस्ट्रेशन हो गया, रजिस्ट्रेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं हमेशा कहता हूँ एनजीओ का रजिस्ट्रेशन बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है? उसके प्रोविजंस क्या है, आपने ड्राफ्टिंग कितनी तरह से करी है। क्योंकि ये ड्राफ्टिंग आपकी 12A में जब आप बना लेंगे ना, जब आपका बैंक अकाउंट खुल जाएगा 12A में वही ड्राफ्टिंग लगेगी। डिफेक्ट हुआ 12A रिजेक्ट, डिफेक्ट हुआ ATG रिजेक्ट, डिफेक्ट हुआ FCRA रिजेक्ट। मेरा पर्पज ये है आपकी ड्राफ्टिंग अच्छी होगी, जितने मकान बनाने में जितनी नींव मजबूत होनी चाहिए ना, मजबूत नींव है तो मकान अच्छा बनेगा। ऐसे ही अगर आप इस एरिया में काम कर रहे हैं, बड़ा टाइम लगता है यार, पैसा लगता है, आप अच्छी तरह से इतनी मेहनत करते हैं और एक ड्राफ्टिंग की वजह से गड़बड़ हो जाए तो कितना दुख होगा। 3 साल बाद पता लगा आपकी ड्राफ्टिंग खराब है, 2 साल बाद पता लगा आपको ड्राफ्टिंग खराब है, इसकी वजह से आप फंड नहीं ले सकते या ये रिजेक्ट है, देन व्हाट यू विल डू। तो मेरी सजेशन आपको यह है दोस्तों, जब भी आप एनजीओ का फॉर्मेशन करें ड्राफ्टिंग प्रोफेशनली करें, अच्छी तरह से करें, परफेक्ट करें, जो आपकी वर्किंग आगे स्मूथ बना दे। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको यूजफुल भी रहेगी। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, यूनिक इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू।